हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त नागेश कुमार सिंह। सभी साथियों को गुड इवनिंग। आशा करते हैं सभी साथी एकदम अच्छे होंगे, एकदम प्यारे होंगे। सभी साथियों को आवाज जा रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। सर आवाज नहीं आ रही है। अब देखिए आवाज जा रही होगी। ठीक है सर, अब ओके। चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक ठीक ठीक, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए भाई आज की हेडिंग डाल लीजिएगा। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, डीसी मशीन जनरेटर की कार्यप्रणाली। हेडिंग है डीसी मशीन की जनरेटर की तरह कार्यप्रणाली। यहां करके सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, दिष्ट धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे या करके, या दिष्ट धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे, दिष्ट धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत। देखो भाई, जब हमने आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि डीसी मशीन के बारे में, तो डीसी मशीन के बारे में हमने कुछ चीजें आपको समझाई थी। वहां पर हमने आपको फैराडे का नाम लिया था और फैराडे के सिद्धांत पर हमने कुछ बातें भी आपको बताई थी। हमने कहा था कि फैराडे ने एक सिद्धांत ऐसा दिया था, उसने कहा था कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा और वह मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल के पास रखा होगा, अगर कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई क्या है भाई, अगर कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे देखिएगा, जैसे ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका कॉइल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये कॉइल हो गया, ये क्या हो गया कॉइल, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सभी लोग लाइव क्लास के साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि आज बहुत सी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। तो यन और यस, ये आपका क्या भाई मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या था आपका कॉइल था। ये हमारा क्या हो गया भाई, गैल्वेनोमीटर जी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जी। तो फैराडे ने बताया था कि यदि आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखा गया हो, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से निकलने वाले फ्लक्स को कौन काटता है, चालक काटता है। लेकिन कब काटता है, जब चालक या चुंबक दोनों में से कोई एक गति की अवस्था में हो तो उसने कहा था, साफ साफ फैराडे ने सिद्धांत दिया था। फैराडे ने कहा था कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा, तो अगर फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है, तो फ्लक्स के मान के परिवर्तित होने पर वह चालक उस फ्लक्स को काटेगा जिससे उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और इसी सिद्धांत पर किसका निर्माण किया गया, इसी सिद्धांत पर निर्माण किया गया जनित्र का। अब जनित्र में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दिष्ट धारा जनित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिष्ट धारा जनित्र में आप सभी लोग जानते हैं कि एक हमारा क्या होता है भाई, एक हमारा योग होता है। इस योग के अंदर क्या लगा होता है, तो इस योग के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक यन और दूसरा ध्रुव क्या होता है, दूसरी पोलैरिटी होती है यस। ये दो पोलैरिटी होती है और इसी के बीच में क्या रखा होता है, इसी के बीच में रखा होता है हमारा आर्मेचर का चालक। इसी के बीच में क्या रखा होता है, हमारा आर्मेचर का चालक रखा होता है। तो ये इसी के बीच में क्या रखा हुआ है आपका, तो इसी के बीच में हमारा रखा हुआ है आर्मेचर का चालक है भाई। तो ये है हमारा, ये आर्मेचर का चालक हो गया। तो ये क्या था, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आर्मेचर का चालक रखा गया। तो फैराडे ने साफ साफ ये बोल रखा है अपने सिद्धांत में कि फ्लक्स का मान परिवर्तित होने पर, फ्लक्स का मान बदलेगा कैसे, फ्लक्स का मान परिवर्तित कैसे होगा। तो फ्लक्स का मान चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गति कराना पड़ेगा। या तो आप कॉइल की गति कराइए या तो किसकी गति कराइए, चुंबक की गति कराइए। दोनों में से अगर कोई एक गति की अवस्था में है, तो उस स्थिति में कौन फ्लक्स को काटेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जो फ्लक्स पैदा करता है वो कभी अपने ही फ्लक्स को नहीं काटता है आपका, क्योंकि बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो हमेशा कौन काटेगा, हमेशा कॉइल आपका फ्लक्स को काटेगा। जो ये हमारा कॉइल है, वही कॉइल क्या करेगा, इस चुंबक से निकलने वाले फ्लक्स को क्या करेगा, अपने अंदर संग्रहित करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस कुंडली के अंदर ईएमएफ प्रेरित होगा। आगे बात समझ भाई। और इसी सिद्धांत पर किसको डिजाइन किया गया, इसी सिद्धांत पर बनाया गया दिष्ट धारा जनित्र को। तो इसी सिद्धांत पर हमारा किसका निर्माण किया गया, दिष्ट धारा जनित्र का, जिसमें क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड यन और यस हो गया, जो कि यहां ये मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा किसका निर्माण किया गया, दूसरा हमारा कॉइल का निर्माण किया गया। ये हमारा क्या है, कॉइल है।
और यहां पर भी ये क्या है, कॉयल है। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी साथियों को, गुड इवनिंग भाई, सभी साथी, नंदिनी मिश्रा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू। तो सभी साथी ध्यान देंगे, आप जानते हैं फैराडे के सिद्धांत के आधार पर जब इसको बनाया गया तो अब बात आई घुमाने की, मूव कराने के। तो मूव किसको कराया जाएगा, तो मूव कराया जाएगा इस आपका जो हमारा ये दिखाई दे रहा है आपका आर्मेचर या ये कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर को क्या कराया जाएगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख करके घुमाया जाएगा। तो क्या आप इसको हाथ से पकड़ के घुमाएंगे, तो बात आएगी नहीं, इसे हम हाथ से पकड़ करके नहीं घुमा सकते, क्योंकि हम अगर हाथ से पकड़ करके घुमाएंगे तो हाथ से पकड़ करके घुमाने पर हमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, हमें अलग से कोई आपका प्राइम मूवर देना पड़ता है। नाम एक आ रहा है, एक वर्ड जुड़ रहा है आपका प्राइम मूवर। आप सभी साथी बताएंगे कि प्राइम मूवर किसे कहते हैं, प्राइम मूवर किसे कहते हैं, प्राइम मूवर क्या होता है, इसका नाम बताइए, इसके बारे में बताइए कुछ। सूर्य प्रकाश वर्मा कह रहे हैं प्राइम मूवर। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी प्राकृतिक एनर्जी सोर्स पर चलने वाली डिवाइस होती है उसको बोला जाता है प्राइम मूवर। प्राकृतिक एनर्जी सोर्स पर चलने वाली डिवाइसों को प्राइम मूवर कहते हैं, जो प्राकृतिक ऊर्जा सोर्स से चलती हैं। आपका प्रकृति की ऊर्जा स्रोत का मतलब हो गया आपका जैसे टरबाइन। टरबाइन किस पर चलता है, तो टरबाइन चलता है पानी पर। पानी कौन सा ऊर्जा का स्रोत है, तो यह है प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत। उसी तरह से कोयला, या उसी तरह से आपका डीजल, उसी तरह से पेट्रोल, या उसी तरह से स्टीम, तो ये सब कहां से हमको मिलते हैं, ये सब आपका हमें वायुमंडल में या फिर हमें प्रकृति के द्वारा ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो इनसे चलने वाली जो भी डिवाइस होंगी, जैसे डीजल इंजन होगा, पेट्रोल इंजन होगा, टरबाइन होगा, तो ये सब किसके अंतर्गत आए, तो ये सबके सब आएंगे किसके अंतर्गत, प्राइम मूवर के अंतर्गत। तो हम प्राइम मूवर का यूज करते हैं किसको घुमाने के लिए, हम इस आपका आर्मेचर को घुमाने के लिए हम प्राइम मूवर का यूज करते हैं। और हमने प्राइम मूवर के बारे में बता दिया कि प्राइम मूवर क्या होता है। सूर्य प्रकाश, जो नेचुरल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही भाई, जो नेचर पर डिपेंड करता है। सूर्य प्रकाश जी पढ़ लिए हैं क्या, जी हाँ। आकांक्षा यादव, नहीं बाबू ये पढ़ नहीं लिए हैं, ये हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ते हैं, इस वजह से ये टॉपिक वहां पर पढ़ा दी जा चुकी है, इस वजह से ये उसका आंसर दे सकते हैं। आकांक्षा यादव, चलिए भाई आगे हम बात करते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब किसी आर्मेचर के कॉइल को रखा जाता है, तो उस स्थिति में जो हमारा आर्मेचर है, जब ये आर्मेचर गति करता है, तो गति करने पर जो मैग्नेट से निकलने वाला फ्लक्स है, अब इस चीज पे गौर करिएगा, ये जो मैग्नेट से निकल करके फ्लक्स जा रहा है, जो कहां जा रहा है, यन से यस की तरफ जा रहा है। ये जो हमारा फ्लक्स कहां जाएगा भाई, यन से यस की तरफ जाएगा ये फ्लक्स। तो इस फ्लक्स को क्या करेगा, इस फ्लक्स को यह आर्मेचर का चालक काटेगा, जिससे आर्मेचर के चालक के अंदर क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। आपका आर्मेचर के चालक के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिससे प्रेरित धाराएं क्या होंगी, प्रवाहित होंगी। तो ये जो बनाया गया था आपका दिष्ट धारा जनित्र जो बनाया गया था, वह किसके सिद्धांत पर डिजाइन किया गया था, तो ये दिष्ट धारा जनित्र का जो निर्माण किया गया था, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही डिजाइन किया गया था। जैसे फैराडे ने बताया था कि हमको एक चुंबक चाहिए और एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो दिष्ट धारा जनित्र में भी एक चुंबक की आवश्यकता हो गई और एक किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता हुई दिष्ट धारा जनित्र को डिजाइन करने में। अब जब घुमाने की बात आई तो हमने आपको यहां पर बताया कि फैराडे ने कहा था कि जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने का मतलब है या तो आप कॉइल को मूव कराओ या तो आप मैग्नेट को मूव कराओ, और जब मैग्नेट या कॉइल मूव करेगा तो वो समय के साथ मूव करेगा, यानी कुछ ना कुछ समय लगेगा उसके मूवेबल होने में। तो मूवेबल होने में समय लगेगा, तो उस समय के दौरान फ्लक्स का भी मान बदलेगा, और अगर फ्लक्स का मान बदलेगा तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, उस स्थिति में जो ये हमारा आर्मेचर है या जो हमारा यहाँ पे कॉइल है, वह कॉइल ही क्या करेगा, फ्लक्स को काटेगा। कभी चुंबक अपने ही फ्लक्स को नहीं काटेगा, ये बात याद रखेगा। अगर आपसे कोई पूछता भी है कि मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर चालक में कौन फ्लक्स को काटता है, तो हमेशा याद रखेगा कि आर्मेचर का चालक ही फ्लक्स को काटेगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड अपने फ्लक्स को नहीं काटेगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाय सर, आर के चौधरी, स्टडी प्लेटफॉर्म, नमस्ते भाई, चलिए आ जाइए। तो हम आगे बात करते हैं कि अब कब ये फ्लक्स को काटता है।
तो यहां पर आपको एक फिगर दिखाया गया, इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और एक हमारा क्या है आपका, एक हमारा कॉइल रखा गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड यन है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यस है। इन दोनों के बीच में किसको रखा गया है, तो इन दोनों के बीच में आपका कंडक्टर को रखा गया है आपका। तो कंडक्टर जब होगा इस स्थिति में, जब कंडक्टर होगा तो उस स्थिति में जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा भाई, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा 0, यानी वो कहां होगा, इस पोजीशन पर होगा। जब यही कंडक्टर घूमते हुए कहां आएगा, जब यही कंडक्टर घूमते हुए ये मोशन करते हुए कहां पर आएगा आपका, इसके आपका यन और यस जो हमारा ये चुंबकीय फ्लक्स है, इस चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत होगा। तो उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, तो जब ये आपका जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जब घूमते हुए क्या होगा भाई, ये घूमते हुए इस स्थिति में आएगा कि जैसे ये हमारा यन हो गया, मान लीजिए ये सपोज दैट हमारा क्या भाई, ये हमारा यन है और दूसरा हमारा क्या है, यस है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से हमारा कंडक्टर आ जाए। हमारा कंडक्टर कैसे आ जाए, कुछ इस स्थिति में आ जाए। तो जब ये हमारा कंडक्टर इस स्थिति में आएगा, तो इस स्थिति में जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा भाई, मैक्सिमम आपको प्राप्त होगा। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या प्राप्त होगा, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सबसे अधिकतम आपको प्राप्त होगा, यानी वो सबसे अधिक मान का प्राप्त होगा, यानी यहां पर आपका। फिर जैसे ही वो घूम करके क्या करेगा, घूम करके अपनी दिशा को बदलेगा, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ये डीसी जनरेटर के अंदर जब आप सिंपल लूप जनरेटर पढ़ाएंगे कि साधारण लूप जनित्र क्या होता है, तो साधारण लूप जनित्र में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि साधारण लूप जनित्र में होता क्या है, यह कैसे काम करता है आपका। आई बात समझ भाई। अब इसमें हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा दिष्ट धारा जनित्र है, दिष्ट धारा जनित्र को जान गए, पहली चीज कौन है भाई, अंगद तिवारी मैक्सिमम। पहली चीज जान गए आप लोग कि दिष्ट धारा जनित्र के अंदर जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, वह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह करता है आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, दिष्ट धारा जनित्र। अब बात आएगी कि जो दिष्ट धारा जनित्र है, यह किसके नियम पर कार्य करता है। देखिए भाई, सिद्धांत पूछेगा, नियम पूछेगा, तो दोनों अलग अलग बातें होती है। अगर आपसे पूछा है कि दिष्ट धारा जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दिष्ट धारा जनित्र किसके नियम पर कार्य करता है, तो वो होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। अब हम उसी को समझेंगे कि ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कैसे कार्य करता है आपका दिष्ट धारा जनित्र। तो एक बात आप सभी लोग जानते होंगे, सोनू सिविल फर्स्ट ईयर, सर H&HM की क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। H&HM समझे नहीं भाई, थोड़ा सा पूरा नाम लिख करके भेजिएगा इसको, तब शायद हम आपको बता पाए। चलिए भाई, हम आगे बात करते हैं कि यह किसके नियम पर कार्य करता है। तो हमने आपको बताया कि यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। अब इसमें एक चीज समझिएगा, इसको घुमाने के लिए अलग से हम टार्क दे रहे हैं। कौन सा टार्क दे रहे हैं वो समझिएगा। तो जब यह हमारा जो दिष्ट धारा जनित्र, अब ये देखो, यहां तक तो सभी लोग पढ़े होंगे, इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा आपके लिए खास होगा। इसके बाद जो आ रही टॉपिक है वो आपके लिए खास होगी, क्योंकि यहां तक तो सभी लोग पढ़े। अब यहीं से हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो हमारा आर्मेचर है, जब इस आर्मेचर को किसी प्राइम मूवर के साथ कपल करके, यानी इसके शाफ्ट को किसी प्राइम मूवर के साथ कपल करके जब हम रोटेट कराते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, तो उस स्थिति में अब हमने बाहर से इसको टार्क दे रखा है, टार्क बाहर से दे रखा है। और कौन सा टार्क दे रखा है, मैकेनिकल टार्क दे रखा है। यानी प्राइम मूवर के द्वारा हम इसको क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल टार्क दे रहे हैं। यानी हम इसको दे रहे हैं टाउ एम। कौन सा दे रहे हैं, टाउ एम दे रहे हैं, मैकेनिकल टार्क दे रहे हैं। तो जब हम मैकेनिकल टार्क देंगे तो यह हमारा पूरा आर्मेचर क्या होगा, गति करेगा। जब ये पूरा हमारा आर्मेचर गति करेगा, तो आर्मेचर के गति करने पर यह यन से यस की तरफ जाने वाले फ्लक्स को काटेगा। यह यन से यस की तरफ जाने वाले फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। तो यह हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स कौन सा है, फाई है। तो जब ये फ्लक्स फाई को यह आर्मेचर का चालक काटेगा, तो आप सबको पता है कि जब आर्मेचर का चालक काटेगा तो इसके अंदर धारा आई बहेगी। इसके अंदर धारा क्या बहेगी,
आई बहेगी। अब एक चीज आप सभी लोग पढ़े होंगे, कौन सा, F बराबर BIL साइन थीटा, इसके बारे में पढ़े, इसके बारे में कुछ जानते हैं? लॉरेंज बल, लगने वाला बल, यानी किसी कंडक्टर के ऊपर कब बल कार्य करता है, इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे तो इसको हम समझा देते हैं। आप सबको पता होगा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से सुनना बाबू इस बात को, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया भाई, ये हमारा बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया, या इसको हम कह सकते हैं कि फाई फ्लक्स वाला है आपका, क्योंकि फाई बराबर बी इंटू ए होता है आपका, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी होता है। तो फाई क्या होता है भाई, बी के क्या होता है, समानुपाती होता है, बी के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है आपका। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई एल लंबाई का क्या रखा हो, कोई एल लंबाई का कंडक्टर रखा हो, जैसे ये हमारा क्या भाई, ये हमारा एल लंबाई का कोई कंडक्टर ये है, और इस एल लंबाई के कंडक्टर में, यानी इस एल लंबाई के कंडक्टर में क्या किया जाए आपका, इस एल लंबाई के कंडक्टर में हम धारा आई प्रवाहित करें, इस एल लंबाई के कंडक्टर में हम क्या करें, धारा आई प्रवाहित करें, धारा आई प्रवाहित करें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई धारावाही चालक, अगर कोई धारावाही चालक यानी धारा प्रवाहित करता हुआ चालक या लंबाई का चालक अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो इस चालक के ऊपर इस मैग्नेट का एक बल कार्य करेगा, जिसकी वजह से उस चालक को वह घुमाने का कार्य करेगा। तो उस समय हम लोग निकालते हैं लगने वाला बल F बराबर, लगने वाला बल F बराबर BIL मैक्सिमम के केस में, जब साइन थीटा का मान क्या हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो हमारा F का मान क्या होगा, लगने वाला बल F बराबर BIL। तो ये F बराबर BIL कब आएगा, जब कोई L लंबाई का कंडक्टर हो। यहां पर क्या है, यहां पर L लंबाई का तो कंडक्टर है, यहां पर L लंबाई का कंडक्टर है, और क्या फ्लक्स भी है, तो जी हां फ्लक्स भी है। कहां है फ्लक्स, तो ये हमारा फ्लक्स M से S की तरफ क्या हो रहा है आपका, जा रहा है, और जब ये फ्लक्स M से S की तरफ जा रहा है, तो यही L लंबाई का कंडक्टर जो है वह उस फ्लक्स को क्या कर रहा है, काट रहा है। यही L लंबाई का जो कंडक्टर है उस फ्लक्स को क्या कर रहा है, काट रहा है। जब काट रहा है तो उसमें धारा भी बह रही, तो अब सोचो, अब ये L लंबाई का कंडक्टर भी हो गया, और I मान की धारा भी हो गई, और हमारा फाई मान का फ्लक्स भी हो गया। तो क्या यहां पर कोई बल कार्य करेगा, बिल्कुल बल कार्य करेगा, और वह बल की वजह से क्या होगा, यह आपका जो आर्मेचर है या जो हमारा चालक है, यह गति की अवस्था में आना चाहेगा। तो वो कौन सी गति की अवस्था होगी, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल टार्क। उसको कौन सा नाम दिया जाएगा, उसको नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल टार्क, जो किसी भी मोटर के अंदर डेवलप होती है। जब मोटर को आप सप्लाई देते हैं, तो मोटर को सप्लाई दिए जाने पर वह टार्क क्या होती है, डेवलप होती है। तो वो क्या होगी आपका भाई, टाउ ई होगी, वह टाउ ई होगी। तो एक बात बताइए सर, तो एक बात आप सबके सामने आएगी कि सर टाउ एम भी लग रहा है, जो हम बाहर से मैकेनिकल टार्क दे रहे हैं आपका इस सॉफ्ट के ऊपर, और अंदर एक सप्लाई जनरेट हो रही है, तो वह सप्लाई जनरेट हो रही है टाउ ई। तो क्या दोनों की दिशाएं एक समान होंगी, क्या दोनों टार्क एक ही दिशा में कार्य करेंगे, बोले भाई। सभी लोग जवाब देंगे, अगर अच्छे से समझ रहे होंगे सारी चीजों को, तो हमारे सवाल का जवाब देंगे। क्या टाउ एम और टाउ ई दोनों जो होंगे वह एक ही दिशा में टार्क लगाएंगे, एक ही दिशा में टार्क का उत्पादन करेंगे? सभी लोग कमेंट करिए भाई, कमेंट करो। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया भाई। हाँ सर, देखिए सूर्य प्रकाश वर्मा जी कह रहे हैं हाँ सर। और भाई, और कोई बहादुर, और कोई? हाँ सर, अंगद तिवारी भी कह रहे हैं हाँ सर, हरि गोविंद भी कह रहे हैं हाँ सर। यस सर। और कोई? सेम डायरेक्शन, सूर्य प्रकाश जी का आंसर आ रहा है सेम डायरेक्शन। बस इतने लोग, इतने लोगों की क्लास में सिर्फ 4 लोग ही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब गायब। नहीं सर, धर्मपाल यादव जी कह रहे हैं नहीं सर। चलिए, एक नया आदमी आया जो बोला तो कम से कम कि नहीं सर। बाकी लोग कहां है भाई, बाकी लोग सो गए क्या, मोबाइल को वैसे ही छोड़कर? कैसे, ये वाली हालत है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको जो बताया टाउ एम और टाउ ई। अरे पगलू, एक बात समझो, अगर टार्क दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो मैकेनिकल टार्क हटा दो। अब समझो मेरी बात,
अगर आपको लगता है कि सर सेम डायरेक्शन में, चार लोगों ने सेम आंसर दिया, हां सर हां सर हां सर, तो सभी चारों लोगों ने गलत आंसर दिया है। अगर एक बात समझिएगा, अगर ये जो टार्क टाउ एम है और टाउ ई है, टाउ एम का मतलब मैकेनिकल टार्क, आप मैकेनिकल टार्क हटा दो, यानी आप प्राइम मूवर हटा दो, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल टार्क की वजह से घूमता रहेगा? बोलो भैया, क्या वो इलेक्ट्रिकल टार्क की वजह से घूमता रहेगा? तो कोई दिक्कत है नहीं यार। एक बार बस मोटर को क्या करो, सॉरी एक बार जनरेटर को हल्का सा घुमा दो, फिर वो आपका क्या करे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई ले ले और टाउ के हिसाब से घूमता रहे आपका लगातार। क्या ऐसा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टाउ एम और टाउ ई दोनों की वैल्यू जो होती है, टाउ एम की वैल्यू ज्यादा होती है टाउ ई के कंपैरिजन में। पहली चीज जान लीजिएगा, टाउ एम की वैल्यू ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? टाउ ई के कंपैरिजन में। और ये दोनों का जो डायरेक्शन होता है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट साइड में होता है। दोनों का डायरेक्शन कहां होता है? एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगता है आपका। टाउ एम जिस दिशा में कार्य कर रहा है, उसी के ठीक विपरीत दिशा में कौन कार्य करता है? आपका टाउ ई कार्य करता है। यह हमेशा याद रखेगा आपका, ठीक भाई। तो टाउ एम के विपरीत कौन कार्य करता है? टाउ ई कार्य करता है। लेकिन टाउ एम का मान ज्यादा होता है और टाउ ई का मान कम होता है, इसलिए मोटर टाउ एम की दिशा में ही क्या रहती है? लगातार गतिमान रहती है। क्लियर भाई? आगे चलिएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया टाउ एम बराबर टाउ ई। तो क्या हमारा जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है, जो हमारी टार्क होती है, वह मैकेनिकल टार्क क्या पूरी इलेक्ट्रिकल टार्क में कन्वर्ट हो जाती है? जी नहीं। कुछ मान क्या होता है? लॉसेस के रूप में इन्वेस्ट हो जाता है। कुछ मान क्या होता है? लॉस के रूप में खर्च हो जाता है। जैसे फ्रिक्शन लॉस हो गया। फ्रिक्शन लॉस के रूप में क्या होगा भाई? कुछ आपका टार्क खत्म होगा, तो हमारा जो टाउ एम की वैल्यू होगी वो टोटल क्या होगी? टाउ ई प्लस टाउ लॉस के बराबर होगी। टाउ लॉस में कौन सा लॉस आएगा? तो फ्रिक्शन लॉस आएगा। भाई ये लोग मैसेज कर करके डिलीट क्यों कर रहे हैं? अरे भैया जगह है, हमको भी पता है, मैसेज कर करके डिलीट मत करिए। तो याद रखिएगा, टाउ एम बराबर होगा टाउ ई प्लस टाउ लॉस। और ये हमारा टाउ एम की वैल्यू ज्यादा होगी टाउ ई से, जिसकी वजह से जनरेटर जो होगा वो उसी की दिशा में क्या रहेगा? गतिमान रहेगा। हो गया क्लियर? तो अब जान लो, कोई भी जनरेटर है तो उस जनरेटर के अंदर टोटल कितना टार्क कार्य करता है? 2 टार्क। कभी ये गलती से मत कह देना कि सब मैकेनिकल टार्क ही कार्य करता, नहीं, मैकेनिकल टार्क भी कार्य करता है और इलेक्ट्रिकल टार्क भी कार्य करता है। और दोनों की दिशाएं क्या होती है? तो दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। तो सर डायरेक्शन सेम है ना दोनों की? दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे? जी नहीं। हमेशा क्या होता है, जो हमारा मैकेनिकल टार्क है, उस मैकेनिकल टार्क के हमेशा अपोजिट में कार्य करता रहता है कौन? इलेक्ट्रिकल टार्क। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो आप ही समझो, अगर मैकेनिकल टार्क हटा दोगे तब भी आपका वो इलेक्ट्रिकल टार्क की वजह से घूमता रह जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी आपका कभी भी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो हालांकि ये बात जो थी इसमें पूरी बात में लिखिएगा। चलिए फटाफट लिखवाना शुरू कर दे, लिखवा करके इस टॉपिक का एंड करें। तो लिखिएगा, हम जानते हैं, सभी लोग कॉपी किताब लेकर के लिखेगा भाई। इस हेडिंग के अंदर हम इस चीज को लिखवा रहे हैं। ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आपका विद्युत दिष्ट धारा जनित्र की कार्य प्रणाली को आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जब भी आते हैं 5 नंबर में आते हैं और 2 चीजें एक साथ लेके आता है। पहला लेकर के आता है दिष्ट धारा जनित्र किसे कहते हैं, दिष्ट धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत। अगर ये नहीं आएगा एग्जाम में तो ये पूछेगा दिष्ट धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत क्या होता है, इसके ईएमएफ की व्युत्पत्ति कीजिए। ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा आपका दिष्ट धारा जनित्र के कार्य सिद्धांत को समझाते हुए बताइए दिष्ट धारा जनित्र कितने प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? तो अलग अलग तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 0 हीरो सर सेम सोने देंगे? अरे भाई हम डिस्टर्ब थोड़े कर रहे हैं। सर टार्क कहां डेवलप होता है? देखो भाई, टार्क जब भी डेवलप होता है तो आपके सॉफ्ट पर होता है आपका, क्योंकि हम टार्क देकर के किसको घुमाते हैं? हम सॉफ्ट को ही घुमाते हैं आपका। तो सॉफ्ट की वजह से पूरा पूरा आर्मेचर चालक घूमता है। और ये जो टार्क डेवलप होगा, जैसे हम सॉफ्ट के ऊपर टार्क दिए, किसके? मैकेनिकल टार्क को। अब जब हम इलेक्ट्रिकल टार्क जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिकल टार्क किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? कॉइल में फ्लो होने वाले धारा और फ्लक्स की वजह से जनरेट हो रहा है। तो वो निकल के कहां आएगा? वो आएगा आपके सॉफ्ट के ऊपर ही। वो भी टार्क कहां आएगा? सॉफ्ट के ऊपर ही। अगर हमारा टाउ एम ऐसे लग रहा है, देखो भाई टाउ एम ऐसे कार्य कर रहा है, टाउ एम,
ठीक, तो हमारा जो टाउ ई होगा वो टाउ ई क्या करेगा, इसके ठीक विपरीत में कार्य करेगा, याद रखिएगा। अगर टाउ एम हमारा इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है तो टाउ ई हमारा उसके विपरीत डायरेक्शन में कार्य करेगा। चलिए भाई, तो लिखिएगा इसमें, हम जानते हैं फैराडे के नियमानुसार, हम जानते हैं फैराडे के नियमानुसार जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास किसी क्वाइल को रखकर, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास किसी क्वाइल को रखकर मैग्नेटिक फील्ड या क्वाइल दोनों में से किसी एक को गति कराते हैं, दोनों में से किसी एक को गति कराते हैं, तो उस स्थिति में दोनों में से किसी एक को गति कराते हैं, तो उस स्थिति में, अभी देखो भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आएगा इसमें, अभी बताएंगे रनिंग कंडीशन में बताएंगे, नो लोड की कंडीशन में बताएंगे, अभी ये इस पर हम और चर्चाएं करेंगे, कब, बस इसी को लिखवाने के बाद। तो लिखेगा दोनों में से किसी एक की गति करने पर मैग्नेट से निकलने वाले फ्लक्स को आर्मेचर का चालक काटता है या क्वाइल काटता है, जिससे क्वाइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे क्वाइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे प्रेरित धाराएं प्रवाहित होती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। इसी फैराडे के सिद्धांत पर दिष्ट धारा जनित्र का निर्माण किया जाता है। इसी फैराडे के सिद्धांत पर दिष्ट धारा जनित्र का निर्माण किया जाता है, जिसमें किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आर्मेचर के चालक को रखकर प्राइम मूवर के साथ आर्मेचर के सॉफ्ट को कपल कर देते हैं, आर्मेचर के सॉफ्ट को कपल कर देते हैं, जिससे इस सॉफ्ट को मैकेनिकल टॉर्क टाउ एम की प्राप्ति होती है, और इसके कारण आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में गति करने लगता है, और यन से यश की तरफ जाने वाले फ्लक्स को आर्मेचर का चालक काटता है, जिससे आर्मेचर के चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिष्ट धारा जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हो गया भाई, आगे लिखिएगा। तथा यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर भी
नियम पर भी वर्क करता है। हो गया भाई। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। हम जान गए कि टाउ एम इज इक्वल टू होता है टाउ ई प्लस टाउ लॉस। नीचे से लिखेगा, नीचे से लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके, नीचे से लिखेगा भाई, जब इसे मैकेनिकल टार्क दिया जाता है, जब इसे मैकेनिकल टार्क दिया जाता है, तो मैकेनिकल टार्क दिए जाने पर, मैकेनिकल टार्क दिए जाने पर आर्मेचर का कंडक्टर, आर्मेचर का कंडक्टर गति करते हुए फ्लक्स को काटता है, गति करते हुए फ्लक्स को काटता है, जिससे आर्मेचर के चालक में, जिससे आर्मेचर के चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे आर्मेचर के चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे प्रेरित धाराएं बहती हैं, जिससे प्रेरित धाराएं बहती हैं। और इस धारा की वजह से, और इस धारा की वजह से कंडक्टर के अंदर, सॉरी, इस धारा की वजह से आर्मेचर के अंदर, इस धारा की वजह से आर्मेचर के अंदर इलेक्ट्रिक टार्क की उत्पत्ति होती है, इलेक्ट्रिक टार्क की उत्पत्ति होती है। और इस इलेक्ट्रिक टार्क का मान, और इस इलेक्ट्रिक टार्क का मान मैकेनिकल टार्क के, इस इलेक्ट्रिक टार्क का मान मैकेनिकल टार्क के ठीक विपरीत दिशा में, ठीक विपरीत दिशा में होता है। ओके भाई। अब इसमें अगले पॉइंट पर हम विचार करते हैं। मान लीजिए अगर यह आर्मेचर नो लोड की स्थिति में हो, अगर यह आर्मेचर बिना लोड की स्थिति में हो, तो टाउ एम की वैल्यू क्या होगी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर यह नो लोड की स्थिति में होगा, तो नो लोड की स्थिति में धाराएं प्रवाहित नहीं होती है। अगर कहीं भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो नो लोड होने पर धारा का प्रवाह क्या होगा? बोलो भैया, नो लोड की स्थिति में क्या धारा का प्रवाह होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं, नो लोड की स्थिति में धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। तो जब नो लोड की स्थिति में धारा का प्रवाह नहीं होता है आपका, तो टाउ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझो, एफ बराबर क्या था? एफ बराबर बी आई एल था, क्योंकि जब बल लगेगा तो बल लगने पर ही क्या होगा? टार्क उत्पादित होगा। बल न लगे तो क्या टार्क बनेगा? नहीं बनेगा आपका। और अगर इस बल में आई की वैल्यू 0 हो जाए, तो एफ की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एफ की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और टाउ ई बराबर एफ इंटू आर होगा, तो एफ की वैल्यू 0, तो टाउ की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी टाउ एम बराबर जब आपका कब? जब नो लोड होगा तब, यानी नो लोड की कंडीशन होगी, नो लोड की कंडीशन होगी, तो नो लोड की कंडीशन में टाउ एम की वैल्यू किसके बराबर होगा? तो टाउ एम की वैल्यू जो होगी, टाउ ई की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस टाउ लॉस के बराबर होगी। आई बात समझ भाई? तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? जो टाउ ई है वो टाउ ई का मान 0 हो जाएगा। कब ऐसा होगा? जब आपका जो लगने वाला इलेक्ट्रिक टार्क है, उस इलेक्ट्रिक टार्क की वैल्यू 0 हो जाए, यानी नो लोड की स्थिति में चला जाए, तब ऐसा होगा। आई बात समझ में? तो इन पॉइंटों को कहीं आप नोट कर लीजिएगा, इन सारे पॉइंटों को कहीं आप नोट कर लीजिएगा। और जहां तक लिखे तो उसके आगे लिखेगा टाउ एम की वैल्यू टाउ ई से ज्यादा होती है। जहां तक लिखे तो उसी के आगे बोल रहे हैं, टाउ एम की वैल्यू टाउ ई से ज्यादा होती है, जिससे जनरेटर मैकेनिकल टार्क की दिशा में ही गतिमान रहता है, मैकेनिकल टार्क की दिशा में ही गतिमान रहता है। हो गया भाई? चलिए